आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध जो 1757 में लड़ा गया। मॉडर्न हिस्ट्री के जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं में से एक है बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं कि ये युद्ध कैसे कैसे हुआ, किन लोगों के बीच लड़ा गया। युद्ध को समझने से पहले हमें उस समय की बंगाल की स्थिति को देखते हैं। बंगाल की स्थिति को देखने के लिए हम समझते हैं कि बंगाल का महत्व क्या है। ये देखिए, जैसे कि ये है हमारा भारत और यहाँ पर स्थित है बंगाल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वर्तमान समय में बंगाल है, पश्चिम बंगाल जिसे कहते हैं, वो बंगाल उस समय वैसे नहीं था। उसमें जो आज का जो बांग्लादेश है वो वाला सारा हिस्सा, पश्चिम बंगाल का पूरा हिस्सा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा तक का भी हिस्सा आता था। इसे पूरे क्षेत्र को बोलते थे बंगाल। और ये बहुत ही ज़्यादा संपन्न क्षेत्र था। संपन्न क्यों था? जितना भी साउथ ईस्ट और चाइना के साथ जो ट्रेड होता है वो इसी रास्ते से होकर यहाँ पर आता था पश्चिम बंगाल में, और यहाँ से होता हुआ उत्तरापथ से ऊपर दिल्ली की तरफ जाता था और आगे सिल्क रूट्स के भी साथ जुड़ता था। यानी कि मध्यकालीन भारत से ही ये बंगाल है, ये संपन्न राज्य था और इसलिए यहाँ पर पैसा भी था और विद्रोह भी बहुत ज़्यादा होते थे। इसलिए मध्यकाल में जब दिल्ली सल्तनत थी तो वहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा भी डिस्ट्रीब्यूट होता था यहाँ पर सेंटर में दिल्ली में, तो यहाँ पर विद्रोह हो जाते थे और स्वतंत्र राज्य बन जाते थे। इसीलिए ये आगे तक जारी रहा सिचुएशन। और इस समय भी यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं प्लासी के युद्ध पे, तो यहाँ पर बंगाल के नवाब्स होते थे और जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ का तो उद्देश्य यही था कि उन्होंने अपने ट्रेड पर कब्जा करना है, इंडिया की अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करनी है और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है। तो वो भी इधर पश्चिम बंगाल में आकर यहाँ पर नवाब हैं, तो ये बन जाता है कन्फ्लिक्ट का जोन। अब आपको समझ में आ गया है कि उस टाइम की सिचुएशन लगभग क्या थी। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं इधर। तो उस समय बंगाल में क्या क्या चल रहा था। बंगाल में अंग्रेजों ने 1691 में शाह शुजा की अनुमति लेकर पहली फैक्ट्री बनाई। हमने इससे पिछले टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन में देखा था कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। तो बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1651 में शाह शुजा के अनुमति लेकर फैक्ट्री बनाई। ठीक है। शाह शुजा ने 3,000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार व उड़ीसा से मुफ्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। शाह शुजा ने 3,000 रुपये की 3,000 रुपये वार्षिक टैक्स के बदले बंगाल में, यानी कि उस टाइम का बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। इसके बाद होता है ये 1698 में, हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा था यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना। 1698 कंपनी को सूतानती, कालिकाता व गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। ये 3 गांव थे, सूतानती, कालिकाता और गोविंदपुर। अंग्रेजों ने इनकी जमींदारी ले ली और इन्हीं को जोड़कर बाद में कोलकाता नगर बसाया। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कलकत्ता नगर की स्थापना किन किन गांवों से को जोड़कर की थी। ठीक है। अब 1717 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। मुगल सम्राट जो फर्रुखसियर थे, उन्होंने अंग्रेजों से खुली व्यापार करने की छूट दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में थे बहुत ही युगांतरी घटना थी। अब देखते हैं बंगाल के नवाबों के बारे में। ठीक है। जो बंगाल के पहले नवाब थे वो मुर्शिद कुली खान थे। इनके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट ये है कि ये दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। अभी कुछ टाइम पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसका संस्थापक एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था, तो उसमें बंगाल का नवाब भी एक ऑप्शन था। ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो राजधानी है वो ढाका से हटा के मुर्शिदाबाद स्थापित कर दी। जो फिलहाल जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ से हटाई और मुर्शिदाबाद में ले गई राजधानी। ये पॉइंट इनका ध्यान रखने योग्य है। अब इन्होंने क्या क्या काम किए, और इन्होंने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की व तकावी ऋण भी लगाया। इस तकावी ऋण के कारण इनके टाइम में बहुत सारे जमींदारी विद्रोह भी हुए। ये एक पॉइंट ये भी बनता है। इनके बाद आए नेक्स्ट शुजाउद्दीन, लेकिन शुजाउद्दीन ने कुछ खास काम नहीं किया, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कई बार इनके जो क्रम होते हैं, क्रम मिलाने के लिए दे देते हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद कौन आते हैं? सरफराज खान। ये सरफराज खान ठीक ठाक थे, ये अयोग्य थे एवं विलासी प्रवृत्ति का था, मतलब राजकाज में ध्यान नहीं था।
इनके टाइम में जो इम्पोर्टेंट घटना क्या हुई, वही 1740 में गिरिया के युद्ध में बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खान ने इसे हराया, वह बंगाल का नवाब बन गया। उस टाइम जो बिहार था वहाँ का जो सूबेदार था वो अलीवर्दी खान था। अलीवर्दी खान ने इसे हराया, ये योग्य था, विलासी प्रवृत्ति का था और बंगाल का नवाब बन गया। इसके बाद एंट्री होती है अलीवर्दी खां की। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1740 से 56, यानी कि प्लासी का युद्ध 1757 में होता, उससे एक साल पहले तक। ये योग्य शासक थे। मराठों के साथ इनकी थोड़ी लड़ाई चलती रहती थी, लेकिन आपसी सूझबूझ दिखाई। इन्होंने मराठाओं को कुछ प्रदेश दे दिए, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया और उनसे संधि कर ली। अंग्रेजों की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी, वह अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की। इस टाइम भी अंग्रेज अपनी इसी महत्व में लगे हुए थे कि किस तरीके से फैक्ट्रियाँ स्थापित की जाए और किलेबंदी की जाए, लेकिन जो नवाब थे उनके साथ अंग्रेजों का यही कन्फ्लिक्ट रहता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि वो उन्हें कोठियाँ स्थापित करने की, किलेबंदी करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। अलीवर्दी खां के बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है फैक्ट, कि इन्होंने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की। इन्होंने कहा कि अंग्रेज मधुमक्खियों की तरह हैं, अगर उनसे प्यार से पेश आओगे तो वो शहद देंगे आपको, अगर आप उन्हें परेशान करोगे तो वो आपको काट काट के मार डालेंगे। ये इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी इनका कहने का मतलब था, अगर इनसे अच्छे से बिहेव करोगे तो व्यापार करेंगे और व्यापार का फ़ायदा आपको भी होगा, दोनों तरफ से होगा, लेकिन अगर इनसे पंगा लोगे तो ये आपको परेशान करेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि अलीवर्दी दूरदृष्टि का आदमी था और इसने अंग्रेज़ों के बारे में ये स्टेटमेंट दी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब अलीवर्दी खां के बाद जो एंट्री होती है वो है हमारे मेन जो कहानी के ये हीरो हैं, वो है सिराजुद्दौला। इन्हीं के टाइम में ये जो प्लासी का युद्ध है ये भी लड़ा गया था। अलीवर्दी की मृत्यु के बाद उसका दोहित्र, ये इनके दोहित्र नाती थे। सिराजुद्दौला बहुत यंग थे जब ये राजगद्दी पर बैठे, 23 साल की उम्र में। गद्दी पर बैठते ही इन्होंने अपने 3 शत्रुओं, ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो उसे किन किन शक्तियों का, किन किन शत्रुओं का सामना करना पड़ा। तो वे थे शोकत जंग, ये इनका मौसेरा भाई था, इनकी मौसी का लड़का था। और दूसरी थी घसीटी बेगम, वो विधवा थी और इनकी दूसरी मौसी थी। यानी कि एक मौसी थी इनकी, ये जिसका लड़का था शोकत जंग, और दूसरी मौसी घसीटी बेगम। ये दोनों ही दावेदारी कर रहे थे अपनी गद्दी पर, यानी कि नवाब की गद्दी पर बंगाल के। ठीक है, और अंग्रेज़ क्या लग रहे थे, अंग्रेज़ साजिश कर रहे थे, अंग्रेज भी इनके साथ ही हो गए थे। तो सिराजुद्दौला ने सबसे पहले इन तीनों शक्तियों को ख़त्म किया, शोकत जंग को, घसीटी बेगम को और अंग्रेज़ों को, और फिर उसके बाद ये गद्दी पर बैठे। लेकिन अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, अभी पीछे पीछे अपना काम बिना इजाज़त के दुर्गों का निर्माण कर रहे थे। ये जब दुर्गों का निर्माण कर रहे थे तो ये सिराजुद्दौला ने इन सब ने खतरा जाना और इन्हें दुर्गों का निर्माण न करने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेज बिल्कुल ढीठ थे और नहीं माने। इसीलिए मजबूरन 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला को कासिम बाजार पर 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण किया। वह अंग्रेज़ों ने भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे ही 17 जून को ये सिराजुद्दौला कासिम बाजार पर आक्रमण करते हैं तो उस टाइम अंग्रेज़ों के पास वहाँ पर इतनी शक्ति नहीं थी, वो इतनी पावरफुल नहीं थी, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद ये जो अपनी सेना लेकर सिराजुद्दौला कलकत्ता की तरफ बढ़ते हैं, कलकत्ता पर ही आक्रमण करते हैं। और जो वहाँ का गवर्नर था, गवर्नर ड्रैक, ये क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के कि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया तो वहाँ का गवर्नर कौन था, तो गवर्नर ड्रैक भाग गया। लेकिन वहाँ पर होलवेल भी था, होलवेल जमकर इनके साथ लड़ा लेकिन वो भी हार गया। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर में करते हैं। फोर्ट विलियम पर कब्जा हो जाने के बाद कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा किया और फोर्ट विलियम पर उनका जो अंग्रेज़ों का दुर्ग था फोर्ट विलियम कलकत्ता में, वहाँ पर कब्जा किया, तो उन्होंने कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर दिया, अलीनगर। ठीक है, अब यहीं पर बाद में अलीनगर की संधि भी होगी। यहाँ पर जो मैंने आपसे भी बताया था कि यहाँ पर एक होलवेल था जो उसके साथ लड़ा मजबूती के साथ लेकिन हार गया। तो यहीं पर क्या हुआ, होलवेल ने एक घटना का जिक्र किया है, उसे बोलते हैं काल कोठरी की घटना, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। उसने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर्स इसने होलवेल ने बुक लिखी और उसमें एक घटना का जिक्र किया, उसे बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना। उसमें कुछ ऐसे बताते हैं कि जब ये हारे होलवेल इनसे सिराजुद्दौला से, तो उन्होंने सबको पकड़ा, 146 के करीब आदमी थे, और उन्होंने एक बहुत ही छोटे कमरे में बंद कर दिया ज़बरदस्ती ठूस ठूस कर, और वो उसी में बंद रहे, सफोकेशन होता रहा। और सुबह के टाइम जब उन्हें खोला गया तो उनमें से बहुत सारे आदमी मर गए थे। अब इसके बारे में इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं, कुछ बताते हैं कि ये झूठी घटना है, कुछ बताते हैं
ये कोई सच्ची घटना है, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी जुड़ी हुई है, ये जो जुड़ी हुई है सिराजुद्दौला के साथ, और होलवेल ने इसका वर्णन किया है। ऐसा बताया जाता है कि होलवेल ने ये जानबूझकर लिखी है घटना, अंग्रेजों ने जानबूझकर बनाई ताकि वो इनके साथ युद्ध कर सकें सिराजुद्दौला के साथ। अब आगे क्या घटना हुई, जैसे ही अलीनगर में ये प्रवेश कर गया, अलीनगर इसका नाम कर दिया सिराजुद्दौला ने बदल कर, तो यह खबर, ये देखिए ये वाला पॉइंट है, यह खबर मद्रास पहुंचने पर सेना क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल आई और कलकत्ता पर दोबारा अधिकार कर लिया। अब जैसी ये खबर नीचे पहुंचती है साउथ में, मद्रास में, ये देखिए ये रहा भारत का मैप, ये इतना है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर मद्रास था। जैसे ही मद्रास में खबर पहुँची तो पैदल सेना और जल सेना दोनों के साथ क्लाइव यहाँ पर पहुँच गया पश्चिम बंगाल में, और इसमें बंगाल में, और इन्होंने आते ही से सिराजुद्दौला को हरा दिया और एक संधि करने पर मजबूर किया, जिसे वो कहा जाता है अलीनगर की संधि। अब अलीनगर की संधि में क्या हुआ, 9 फरवरी 1757 की संधि के अनुसार अंग्रेजों को 10 तक फ्री पास, यानी कि अब इन्हें टैक्स नहीं देने का, फ्री पास करने की अनुमति मिली। अंग्रेजों ने यह भी कहा कि हम अब किलेबंदी भी करेंगे और अपने सिक्के भी डाल सकेंगे, यानी इन्होंने बहुत अच्छी अपनी मांगे मंगवा ली सिराजुद्दौला से अलीनगर की संधि करके। ठीक है, अब इसके बाद लेकिन जो एक क्लाइव था ये बहुत महत्वाकांक्षी आदमी था, ये चैन से बैठने नहीं वाला था। इसके समझ में आ गया, इसने सोचा कि अब क्लाइव का कुछ समाधान करने लगे, और ये समाधान होगा अब प्लासी के युद्ध में। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे प्लासी की तरफ। देखिए अब हमारा जो मेन टॉपिक था, अब हम उस पे आ गए अपने प्लासी के युद्ध पे। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, 23 जून 1757 को। एग्जामिनर के पास जब पूछने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं होता तो वैसे ऐसे क्वेश्चन भी रखता है कि कौन सी तारीख में लड़ा गया। उसे पता है कि 1757 में पता है सबको, तो कई बार फंसा देगा, 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून भी कर देगा। तो ध्यान रखना 23 जून और 1757 तारीख भी आ जाती है। तो 1757 को कैसे याद रखेंगे, हमारा जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो कब हुआ, 1857 में, तो उसमें से 100 साल घटा देंगे, यानी कि 1857 से 100 साल पहले 1757 में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी वो क्या थी, प्लासी का युद्ध। और दोनों का ही बहुत महत्व है भारत के इतिहास में, 1857 का भी और 1757 का भी। ठीक है, अब क्या किया, क्लाइव ने साजिश व विश्वासघात का जाल बिछाया। ये क्लाइव बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी आदमी, बहुत ज़्यादा धूर्त प्रकार का आदमी था। ये पहले कंपनी में क्लर्क था और क्लर्क से ये बाद में प्रोग्रेस करते हुए बाद में जनरल तक के पद पर पहुंच गया, और बाद में इसने खूब दबा के भ्रष्टाचार भी किया और माल भी लूटा। इसलिए इसकी जो इंग्लैंड में पहुंचा तो उसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा से तिरस्कार का सामना करना पड़ा, इसे कोर्ट में आना पड़ा, और बाद में इन चीज़ों से परेशान हो गए, आत्महत्या भी कर लेता है। चलो फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। क्लाइव ने साजिश व विश्वासघात का जाल बिछाया और मीर जाफ़र नवाब का सेनापति, राय दुर्बल सेनानायक, यानी सबसे पहले उसने सेना तोड़ी। जो सिराजुद्दौला था उसका जो सेनापति था वो था मीर जाफ़र, और उसका जो सेनानायक था राय दुर्बल, दोनों को अपनी तरफ कर लिया। और उसने दूसरे अमीरों का भी साथ लिया, जैसे उस टाइम का धनी सौदागर था पश्चिम बंगाल का अमीचंद, उसे भी अपना तरफ किया, और जगत सेठ जो बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, इन सबको अलग अलग उसने लालच दिया और अपनी तरफ कर लिया। यानी कि उसने जो मतलब फाइनेंशियल पावर थी वो भी अपनी तरफ कर ली, और जो मिलिट्री पावर थी वो भी अपनी तरफ कर ली। ठीक है, क्लाइव, अब हमारा क्या पॉइंट है, क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर संधि भंग करने का आरोप लगाया। वह उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर सेना लेकर निकल पड़ा। अब क्लाइव को बहाना चाहिए था सिराजुद्दौला पर आक्रमण करने के लिए। उसने बोला कि जो उसने अलीनगर की संधि की थी वो तोड़ी और सेना लेकर मुर्शिदाबाद की ओर से लड़ने के लिए सेना लेकर निकल पड़ा। 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। तो जो भागीरथी है बिहार में, उसके जो पास है प्लासी का मैदान है, वहाँ पर दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि फैक्ट कि इसे प्लासी का युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर लड़ा गया वहाँ पर प्लासी का मैदान था। और इसे प्लासी के मैदान को प्लासी का मैदान क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फूल उगते थे, बहुत सारे पेड़ उगते थे जिन्हें बोलते हैं पलास के पेड़। और ये पलास क्या है, ये एक प्रकार का फूल होता है, और जो फूल है पलास यही हमारे यूपी का राजकीय पुष्प भी है, और झारखंड का भी यही राजकीय पुष्प है, ये प्लास ही। ठीक है, तो प्लासी के दोनों मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई। मीर जाफ़र व राय दुर्बल निष्क्रिय खड़े रहे। वह मीर मदान तथा मोहनलाल ने थोड़े सैनिकों के साथ मुकाबला किया। इनके साथ उसकी पहली संधि हो गई थी मीर जाफ़र के साथ और राय दुर्बल के साथ, तो ये सेनाएं लेकर निष्क्रिय खड़े रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि मीर मदान और मोहनलाल ये दो व्यक्ति थे। पूछ लेते हैं कि मीर मदान और प्लासी के युद्ध में कौन लड़े, ये मीर जाफ़र और राय दुर्बल तो नहीं लड़े, लेकिन किसने वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया, तो वे थे मीर मदान और मोहनलाल।
इन्होंने अब मजबूती के साथ वो सामना किया, लेकिन ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। इनकी जो सेना होती थी नवाबों की, वो ऐसी होती थी ज़बरदस्ती की सेना, मतलब खाम दिखाने के लिए भीड़ है, इतनी प्रशिक्षित सेना नहीं थी जितनी की किसकी थी, यूरोपियों के पास बंदूक भी थी, असली सैनिक भी थे, प्रशिक्षित सैनिक भी थे। तो जो नवाबों के पास या भारतीय राजाओं के पास कितनी भी बड़ी भीड़ हो, वो अंग्रेज़ों के सामने नहीं टिक पाती थी। भले ही जो मुगलों की सेना थी वो काफ़ी प्रशिक्षित थी, तो उस टाइम तक अंग्रेज भी चुपचाप रहते थे, कान दबा कर रहते थे, लेकिन जैसे ये छोटे छोटे राजा आए तो अंग्रेज अपने पर फैलाने लगे थे। इसके बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। किसने, मीर जाफ़र का लड़का था मीर मिरान, मीरन ने मोहम्मद बेग से इसकी हत्या करवा दी। अब मीर जाफ़र के साथ संधि हो रही थी, तो मीर जाफ़र के साथ संधि के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब कर दिया। और अब इसके बाद होगा बक्सर का युद्ध, हम उसे अपने दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।